हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 9। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने इससे पहले जो है 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा है तो 1 से लेकर 8 तक चैप्टर जो है उन सभी चैप्टरों का एक प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल में, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के। और यहाँ पे जो हम लोग चैप्टर 9 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप जो भी बोर्ड से एग्जाम से हैं, यहाँ पे जो हम टोटल सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन से पूछाते हैं। तो आप लोग किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एक तरह का सब्जेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते थे, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर हम लोग इसका टेस्ट लगाएंगे नीचे में, और वहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख पाएंगे। साथ में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे कि सर्वप्रथम किस शासक ने हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? किस शासक ने किया था? तो वो किया था अकबर ने। और आंसर आपके सामने दिया हुआ है, कौन किया था? तो अकबर ने। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासक था। कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। याद रखिए, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तीसरा है कि नस्तलीक शैली क्या थी? नस्तलीक शैली क्या थी? तो यह क्या थी? एक हाथ से लिखने की सुंदर कला थी, यानी हाथ से लिखने वाले एक ऐसी सुंदर कला। इसे सरकंडे के टुकड़े जिसे कलम कहा जाता था, सरकंडे टुकड़े जिसे कलम कहा जाता था, यह स्याही में डुबाकर लिखा जाता था। मतलब ये जो नस्तलीक जो थी, एक हाथ से लिखने वाली सुंदर कला थी, जिसमें सरकंडे के जो टुकड़े होते हैं उसको कलम बना करके स्याही में डुबा करके लिखा जाता था। तो उसी को क्या कहते थे? नस्तलीक शैली कहते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता क्या कि अबुल फजल ने किस कला को जादुई कला के रूप में वर्णित किया? अबुल फजल ने कौन सी कला को जादुई कला के रूप में वर्णित किया? आंसर देख पा रहे अबुल फजल ने मुगल कालीन चित्रकला को एक जादुई कला के रूप में वर्णित किया। किस कला को? तो मुगल कालीन चित्रकला को। चलिए आगे क्वेश्चन है कि विहजाद कौन था? विहजाद, तो विहजाद अकबर के दरबार के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। कौन था? सर्वोत्कृष्ट चित्रकार, सबसे अच्छा चित्रकार थे। चलिए आगे क्वेश्चन देख पा रहे आइन में मुगल साम्राज्य का चित्रण किस प्रकार किया गया? तो देख लेते हैं हम इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर नामा के तीसरे भाग में आइन में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों को विभिन्न आबादी वालों तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? किस काल में मुगल चित्रकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना आरंभ किया था? तो कौन सा काल था? वो था 17वीं शताब्दी में से मुगल चित्रकारों ने बादशाहों से प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में प्रभामंडलों को यूरोपीय चित्र से लिया गया था। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि झरोखा दर्शन की प्रथा किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने झरोखा दर्शन की प्रथा आरंभ की थी। क्वेश्चन अगला है कि हरम क्या थी? तो हरम शब्द का प्रयोग सामान्यतः मुगलों की पारिवारिक दुनिया की ओर से संकेत करने के लिए होता था। हरम किसके लिए? तो मुगल काल में जो पारिवारिक दुनिया थी उसी के संकेत के लिए हरम का इस्तेमाल होता था। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि शाहजहानाबाद स्थित चांदनी चौक की रेखा मतलब जो रूपरेखा जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? तो शाहजहां की पुत्री जहांआरा, जिसका नाम थी, जिसके नाम, और जो जहांआरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित चांदनी चौक की रूपरेखा तैयार की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग और दो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट टाइप के। तो क्या है कि प्रांतीय शासक का प्रमुख कौन था? प्रांतीय शासक का प्रमुख कौन था? तो मुगल कालीन प्रांतीय शासक का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था। कौन होता था? सूबेदार होता था, जो कि गवर्नर के नाम से जानते थे, जो सीधे बादशाह को अपना प्रतिवेद प्रस्तुत करता था। बादशाह से उसका जो भी चीज़ के मतलब फैसला उसका करना था तो बादशाह को डायरेक्ट जाके कहता था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो उसकी लेखक जो था गुलबदन बेगम। कौन थे? तो गुलबदन बेगम। चलिए अब आते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। आपको इसमें 3-4 सेकंड के टाइम दिए जाएंगे। अगर आप लोग इसको वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी रचना अबुल फजल ने की थी?
निम्नलिखित में किसकी रचना अबुल फजल ने की थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। क्या ऑप्शन सही होगा? आपके पास 3-4 सेकंड का टाइम है, सोचिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क हो जाएगा ना, अकबरनामा। किसकी रचना अबुल फजल ने की थी? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है लाहौर कितने वर्षों तक मुगलों की राजधानी बनी रही? कितने वर्षों तक? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन और बताइए का ऑप्शन सही होगा। तो 3 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 13 वर्ष। क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी 2 का ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा, 13 वर्ष, 3 बोल रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई? न्याय की जंजीर किस मुगल बादशाह ने लगवाई? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, आपको सोचने का समय दिया रहा है, सोचिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जहांगीर। किसने लगाई? तो जहांगीर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है अबुल हसन कौन था? अबुल हसन कौन था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, देख पा होंगे क्या ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पे। 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चित्रकार था। कौन था? चित्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देख पा होंगे कि अकबरनामा ने आगरा में लाल किले का निर्माण कब करवाया था? अकबरनामा ने जो लाल किले का निर्माण करवाया था वो कब करवाया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। 5 का राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, यानी 1560 के दशक में। कब करवाया था? 1560 के दशक में। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारमल कछवाहा कहाँ का राजदूत रहा था? भारमल कछवाहा कहाँ का राजदूत रहा था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। 6 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी अम्बेर। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देख पा होंगे कि किस वर्ष कंधार पर मुगलों ने अपना अधिकार खो दिया? किस वर्ष कंधार पर मुगलों ने अपना अधिकार खो दिया? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग को सोचने का समय दिया रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा, यानी 1622। क्या हो जाएगा? 1622। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि विजाद कौन थे? विजाद कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। इसका ऊपर में हम लोग कुछ अध्ययन कर चुके हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखा तो पता होगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि रोशन आरा कौन थी? रोशन आरा कौन थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। देख पा रहे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो 9 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क, यानी शाहजहाँ की पुत्री थी। रोशन आरा कौन थी? तो शाहजहाँ की पुत्री। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे? हुमायूंनामा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। देखिए 4 में से कौन ऑप्शन राइट होगा। तो 10 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि रोशन आरा कौन थी। ये तो जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये हुमायूंनामा की रचयिता कौन थी? तो गुलबदन बेगम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11वां कि दीवाने आला किस विभाग का मंत्री था? दीवाने आला जो किस विभाग का मंत्री था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 का ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नहीं वित्त। क्या हो जाएगा? दीवाने आला किस विभाग का मंत्री था? तो वित्त मंत्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कर रहा है, देख पा रहे कि निम्नलिखित में कौन प्रांतीय स्तर का अधिकार नहीं था? निम्नलिखित में जो कौन प्रांतीय स्तर का अधिकार नहीं था? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, दीवान बख्शी, उसके बाद सदरिया और कानून नगो। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का राइट ऑप्शन यहाँ पे वही डी हो जाएगा, यानी कानून नगो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि मुगल शासक को किस त्यौहार पर विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था? कौन से त्यौहार पर मुगल कालों को जो है विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी जन्मदिन। क्या हो जाएगा? जन्मदिन। मुगल काल को किस त्यौहार? तो किसी का जन्मदिन पर जन्मदिन के त्यौहार पर विभिन्न वस्तुओं से तौला जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुर्की और फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी? यहाँ पे जो कौन ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन थी जो तुर्की और फारसी दोनों को तेज़ी से लिख सकती थी? धारा प्रवाह का मतलब होता है जल्दी तेज़ी से। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, ना गुलबदन बेगम। क्या जाएगा? गुलबदन बेगम। आगे क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है किस वर्ष हुमायूं ने सूरों को पराजित किया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस वर्ष हुमायूं ने सूरों को पराजित किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 15 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 1555 ईस्वी। कब? तो 1555। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16वां क्या करा है कि आलमगीर किस मुगल बादशाह की पदवी थी? आलमगीर किस मुगल बादशाह की पदवी थी? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ये भी पूछा था आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते हैं। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ये भी काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। सो 16 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका औरंगजेब बट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17वां करा है कि जरीन कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? जरीन कलम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। 17 का क्या ऑप्शन होगा? आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद काजिम। क्या हो जाएगा? मोहम्मद काजिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। लाल किला दिया हुआ है, जामा मस्जिद दिया हुआ है, चांदनी चौक और बुलंद दरवाज़ा। सो आपको पता होगा जामा मस्जिद दिल्ली में है और लाल किला भी है और ये चांदनी चौक ये भी है, और बाकी कौन नहीं था? तो वो बुलंद दरवाज़ा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 19वां कह रहा है कि मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी? तो मुगल दरबार की मुख्य भाषा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो मुख्य भाषा थी वो क्या थी? अरबी थी। यानी 19 का क्या होगा? ऑप्शन ए, सॉरी अरबी नहीं, फारसी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुगल दरबार की मुख्य भाषा क्या थी? तो फारसी। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि बाबर ने अपनी कविताएं और संस्करण किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी कविताएं और संस्करण जो है कौन सी भाषा में लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सो 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में लिखे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 21वां कह रहा है कि अंग्रेज राजदूत टॉम्स हो किसने, मतलब किसके दरबार में आया था? ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा भी जाता है। अंग्रेज राजदूत टॉम्स हो किसके मतलब दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो जहांगीर का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो यहाँ तक जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हो सकते थे इस चैप्टर से मैंने पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ, और कुछ क्वेश्चन का छूट गया तो उसके आप लोग मैनेज कर लीजिए यहाँ पे। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी से हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग चिंता न करें। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पे जो भी वीडियो आ रहा है तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के मिलते हैं अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।